बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यमन का अखाड़ा सजने वाला है। हुआ ये है कि कल आप सब जानते हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट हुई और इन्होंने सारे 12 मुल्कों ने यमन को धमकी दी। यमन ने आज ऐलान क्या किया? अमेरिका की स्ट्रेटजी ये थी कि चूंकि इसराइल का पीछे प्रेशर है तो उन्होंने कहा कि अगर हम यमन को देंगे धमकी तो ये लोग काम कुछ इस तरह से करेंगे, डर जाएंगे। इनको होगा कि अच्छा 12 मुल्क अपने लोगों पर हमला कर देंगे, लोग कहेंगे कि नहीं हम पर जंग मुसल्लत हो गई तो हम क्या करेंगे। जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क या वहां पर आप जंग मुसल्लत करेंगे, बमबारी होगी तो फिर तो मसला होगा। आप सोचे यमन ने उसका जवाब क्या दिया है? उन्होंने आज ऐलान किया कि कल जुमे की नमाज आपने पढ़नी है ना जब मस्जिदों में, तो पूरी कौम सड़कों पर हो। हम सड़कों पर आकर पूरी कौम ऐलान जंग करेंगे। अमेरिका और 12 ताकतों के खिलाफ एक साथ ऐलान जंग करेंगे और वहीं से लड़ाई का आगाज हो जाएगा। असल में कल उन्होंने काम क्या करना है कि जुमे की नमाज जब पढ़ने के लिए लोग आएंगे सड़कों पर, पूरा मुल्क उन्होंने क्या निकल आए और हम सारे वहां पर ऐलान करेंगे कि हमारी तरफ से वॉर डिक्लेयर हो गई है 12 मुल्कों के खिलाफ, इंक्लूडिंग अमेरिका। इससे पैगाम ये जाएगा कि आपने जो इजराइल ने किया था उधर, उसके बाद तो लोग चले गए ना, उन्होंने निकाला बहुत सारे लोगों को बमबारी मारकर, वो जंग हारे। हम सारे मुल्क के लोग जब इकट्ठे होकर ऐलाने जंग करेंगे तो छोटे से छोटा आम मछेरा हो या आम शख्स हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, गरीब हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, सब ऐलाने जंग करेंगे तो हम सब मैदान में कूद पड़ेंगे। किसी भी कौम के अंदर जब ऊपर से लेकर नीचे तक की कोई भी लीडरशिप, टॉप लेवल, नीचे लेवल, सारे लोग जब ऐलाने जंग कर देते हैं तो मेरी याद रखिएगा, चाहे आप 100 मुल्कों के साथ हमलावर हो जाएं, आप वो जंग जीत नहीं सकते। हमने ये इसकी मिसाल अफगानिस्तान में देखी, हमने देखा इराक के अंदर। अब आप छोड़िए सारी बात, इवन के शाम के अंदर देखा गया, शाम में बशारुल असद को हटाने में कामयाब हो गए नहीं। तो कहानी ये है कि इस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐलान जंग है और फिर हम सारे कूदेंगे, फिर जो मर्जी हो, हम नतीजे की परवाह नहीं करते। आपने बमबारी करने आ जाए, किसने रोका है आपको? मैदान में आ जाए, कूद पड़े, हम भी लड़ाई करेंगे, आप भी करेंगे। शायद उन्होंने क्या ऐलान करना है कि अगर अमेरिका और ये बागी ताकतें समझ रही हैं, उन्होंने आज कहा है कि ये यहाँ पर इजराइल मारता रहे और हम यहाँ पर आपकी धमकियों से डरते रहे। उसने कहा जो मरना है वो कल भी मर रहे, आ जाओ, फिर हमारी तरफ से पूरा मुल्क ऐलान जंग डिक्लेयर कर देगा और उसके बाद हम आपके तमाम शिप्स को निशाना बनाने जा रहे हैं। पहले सिर्फ वो शिप को निशाना वो बना रहे थे जो इजराइल की जानिब जा रहा था या इजराइल की कंपनीज वाले थे। अब उसके बाद अगर ये सारे आ गए तो ये 12 मुल्क हैं और इन 12 के 12 मुल्कों के तमाम शिप्स को निशाना बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो ग्लोबल ट्रेड और ये सारी कुछ यहाँ पर होगा, उसका आप अंदाजा कर लें कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, बल्कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी आज के बाद हमने लड़ाई नहीं करनी, यानी हम किसी भी सूरत इस लड़ाई में कूदने को तैयार नहीं है। यानी ये सारी जो कंपनीज है उन्होंने कहा है कि अब कोई जहाज हमारा इसराइल के लिए नहीं जाएगा। दुनिया की तमाम कंपनीज ने फैसला कर लिया है तकरीबन कि हमारा कोई जहाज नहीं जाएगा। और जब जंग हो रही हो तो तब तो पागल ही होगा जो जाएगा, एक चीज। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस है वो 173% बढ़ चुकी है, हम ये काम नहीं करेंगे। हमें पता है, देखिए जब आपने इंश्योरेंस कंपनीज काम किस तरह करती है, ये जो कंटेनर्स जा रहे हैं अगर सारे उनके सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाए तो बताइए इंश्योरेंस कंपनी से कहां से पे करना है? वो खुद बैंकरप्ट हो जाती है इंश्योरेंस कंपनीज। और मजे की बात, आप हैरान होंगे, इंश्योरेंस जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो भी इजरायली हैं या इनके जो लिंक्स है, ताल्लुकात। तो इस जारी सूरत हाल में उन्होंने क्या है, ये चीज सबसे बड़ा मसला ये है इसराइल के लिए कि इसराइल को गले से पकड़ लिया है यमन ने। वहां पर खुराक का बहरान शुरू हो गया है, वहां पर क्राइसिस हो गया शुरू, वहां पर चीजों का बहरान पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि इसराइल की जो तिजारत है वो 99% तो समंदर से आती है। तो आप सोचिए आपका दारोमदारी सारा समंदर के ऊपर है, तो आपने क्या खाक काम करना है जाकर। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अरबों डॉलर्स की उनकी जो नुकसान की इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। उसके बाद मजीद मामला ये है कि यमन अब डिक्लेयर करने जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप ज़हन में रखिएगा, सम टाइम होता ही है कि आप ऐलान करते, आपने स्टेटमेंट जारी कर दिया, आपने कहा जी हम तो यमन को छोड़ेंगे नहीं।
अमेरिका ने तो आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले कहा था कि वो जी हमारे यहाँ सारे लड़ने के लिए आए, तो कोई नहीं, एक उन्होंने हमला किया। अब उसके बाद कहानी ये है कि यमन जब ये काम करने जा रहा है तो वो ऐलान जंग है, वो ऐलान जंग है। और इस जंग के अंदर कहानी ये है इस वक्त कि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर, जब आप अपनी सारी कौम को ऑन बोर्ड लेते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जासूस आपके अंदर से ख़त्म हो जाते हैं और कौम पूरी कहती है कि यार ठीक है अब लड़ाई है तो लड़ाई रहेगी। फिर दूसरा, वो जो मछेरे हैं असल में उनकी जो कश्तियां हैं उनमें वो मिसाइल नस्ब करेंगे और कई हज़ार मिसाइल नस्ब करेंगे। आप चाहे छोटा मोटा कोई भी कर दें, मारने की कोशिश करें, जब मछेरों को आप मारने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने पानियों में माइंस भी लगाने हैं, वहां पर ये सरवाइव नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर ले, आप सुपर पावर हो। ये चीज़ तो हमने अब देख ही ली है कि दुनिया के अंदर जब आप किसी के घर में जाकर लड़ाई करते हैं तो अगला चाहे जितना मर्जी कमजोर हो वो आपको शिकस्त देता है। ये हमने अगर हम पिछले 50-100 साल में देखें तो यही चीज़ हमने देखी है। वियतनाम में देख लें, अमेरिका वहाँ से आ रहा है, सोवियत यूनियन की जंग देख लें, अफगानिस्तान की देख लें, और इसके अलावा इसराइल को देख लें, और अब ये यमन के साथ, और बहुत सारी इसकी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। आप जब जाते हैं किसी के घर के अंदर और आप वहाँ पर जाकर करते हैं, आपको क्या लगता है यमन वो बाप है, वो ईरान, यमन, ये वो जिसके आप जाएंगे इलाके में वो बाप है, वहाँ पे मालिक है वहाँ के। देखिए सबसे बड़ी बात है, इनको तो अभी तक अमेरिका को ये बात पता नहीं है, कंटिन्यूसली ईरान का वहां पर शिप पहुंचा हुआ है और वो एक एक चीज जासूसी की वो इस वक्त मालूमात इकट्ठी कर रहा है और वो उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, वो पूरा एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा ये 12 अगर मुल्क की फौजें आती हैं, नेवल आती है, तो हमने इनका मुकाबला कैसे करना है, कैसे घेरना है, वो सारा। अमेरिका तो रेड सी के अंदर, देखिए वो तो पराया देश है ना उसका, चाहे अमेरिका के पास जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी हो। देखिए इसकी एक मिसाल आप समझ लें, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी कम है, इतनी सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी अब हो चुकी हुई है कि आप जमीन के अंदर तक देख सकते हैं, सुरंगों का आपको नहीं पता चल रहा। आप बता दीजिए, हम लोग तो यही समझते हैं जी वायरलेस इंटरनेट है, सैटेलाइट इंटरनेट है। आप अंदाजा कर लें कि सुरंगों के अंदर तक जाकर इस वक्त हमास ने इंटरनेट की तारे नहीं, इंटरनेट का पूरा शहर बसाया हुआ है और वहां पर जाकर वो सारा काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या इसराइल की टेक्नोलॉजी वहां पर जीत गई है? बताएं। इसराइल के मुकाबले में उनके पास जो मिसाइल हैं वो क्या है? आपने गौर किया? वो पाकिस्तानी को 50,000 को 70,000 वाले मिसाइल हैं और बदले में किन टैंक्स को तबाह करते हैं? वो जो अरबों रुपए के टैंक्स हैं। तो कहानी का रुख ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। यानी इस वक्त आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसराइल के लिए क्या तबाहकुन। और जब यमन ने ऐलान कर दिया, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? देखें, एक चीज़ बिल्कुल बज़ाहिर कंफर्म होने जा रही है। अब ये 12 मुल्कों ने मजम्मत की है, इनमें से आएंगे कितने लड़ने ये नहीं पता अभी तक। मजम्मत करना और लड़ने आना ये दो एक अलग चीज़ें। पिछले दिनों हमने देखा था 3 मुल्कों ने हामी भरी थी, एक ने कहा मैं अपना नाम जाहिर नहीं करूंगा। जो मुल्क अपना नाम जाहिर नहीं करा, आप उसकी औकात देख लें क्या है। चले वो मिसाल के तौर पर जो अभी तक सामने आ रहा है, ग्रीस उसका नाम है, यूरोपियन कंट्री है, और दूसरी ग्रीस की अपनी हालत क्या है वो सबको पता है कि वो आज ही तो कल वैसे ही बैंकरप्ट दोबारा हो जाना उसने। एक तो ग्रीस है, दूसरा बरतानिया और तीसरा अमेरिका। क्या ये लड़ सकेंगे आकर? अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आपने दी थी, आप कूदे तो सही एक दफा जंग के अंदर, आपके साथ आपको पता ही नहीं आपके साथ हाल क्या होगा। ईरान ने जो हमला हुआ कल, उसका बदला लेना है, तो उसने कहां से बदला लेना है? उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि वो यमन को वो मिसाइल दे दे कि आप सोचें, जब रूस के पास, रूस यमन से मिसाइल नहीं ले रहा, रूस अमेरिका से नहीं ले रहा, रूस हमास से नहीं ले रहा, यानी रूस जाकर चाइना से भी नहीं ले रहा, इंडिया से भी नहीं ले रहा, रूस किससे ले रहा है? ईरान से मिसाइल ले रहा है, शॉर्ट रेंज के और लॉन्ग रेंज के भी। और उन्होंने किसको मारना है जाकर? उन्होंने यूक्रेन में मारना है, उन्हें शाम के अंदर लगाना है। तो आप ये सोचें कि वो मिसाइल इतने तगड़े हैं कि दुनिया की सुपर पावर रह चुकी एक कौम ने या न्यूक्लियर पावर ने अगर वो इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है उस मिसाइल के अंदर पावर तो है, तगड़े तो हैं वो, तो लिहाजा वो इस्तेमाल होने जा रहे हैं। इन्होंने काम ये करना है कि यमन को तगड़ा करना है। अभी वो सारी जासूसी मालूमात इकट्ठे कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो इनको देंगे। देखिए, इन्होंने काम ये करना है कि जो आम, ये क्यों उसने कहा है कि कल सारे आप जुमे की नमाज के बाद पहुंचो, हम ऐलाने जंग करेंगे वहां पर, और उसके बाद फिर मिसाइलों की बारिश कर देंगे, ड्रोन्स की बारिश कर देंगे। इनको अंदाजा नहीं है
अगर आपने उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, यानी यमन छोड़ेगा अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को? यमन खित्ते के अंदर छोड़ेगा? आपको अंदाजा नहीं है अमेरिका के साथ एंड के ऊपर क्या होना है। देखिए, वो टाइम बिल्कुल अनकरीब आने वाला है। अगर इराक का प्राइम मिनिस्टर जाकर पुतिन से मुलाकात करने के बाद अमेरिका को कहता है कि निकलो यहां से, बोरिया बिस्तर उठाओ, मेरे साथ अपना एग्रीमेंट खत्म करो, निकलो यहां से, तो बाकी नहीं कहेंगे अमेरिका को कि भाई तुम निकलो, हमें बहुत हो गया, इनफ इज इनफ हो गया, निकलो यहां से, हम आपका ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टाइम आने वाला है। अगर अमेरिका को इस बात का खदशा ना होता तो वो कभी जिंदगी के अंदर, आज आप देख लें कितनी देर हो गया, तकरीबन 19 नवंबर को पहला हमला किया था यमन ने, और आज आप अंदाजा कर लें कि हम जनवरी में चले गए 2024 के, यानी अगर कुल मिलाकर हम कहें तो 1.5 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, 45 दिन हो गया अभी तक अमेरिका ने एक सिर्फ उसकी छोटी कश्तियों पर हमला किया। छोटी कश्तियों पर आप इस तरह हमला कर सकते हैं कि आप 2-3 छोटे अपने मिसाइल मार दें, कोई ड्रोन से हमला कर दे, गोलियों से कर दे, कुछ भी आप कर दे, लेजर से भी आप कर सकते हैं, तो वो तो होता है। आप जब किसी का इतना बड़ा शिप तबाह कर रहे होते हैं तो वहां पर कंटेनर तबाह हो जाते हैं, और बड़ी कंपनीज ने इनकार कर दिया। उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब सोचिए उन्होंने क्या कहा साथ, उन्होंने कहा कि हम तब आएंगे जब 2 सूरत हाल होगी, कि एक तो ये जंग खत्म होगी और दूसरा ये मामलात क्लियर होंगे। तो मामलात क्लियर होने वाले तो नहीं आ रहे। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने आना था तो अमेरिका ने जानते मुल्ला उमर को क्या कहा था? मुल्ला उमर ने कहा था कि ठीक है, मैं आपको सामान हैंड ओवर कर देता हूँ। अब एक काम करें, मुसलमान पाकिस्तान से डेलीगेशन जो गया था, उसने कहा सऊदी अरब से 2 बंदे मलेशिया से, तुर्की से या कहीं से, पाकिस्तान से, सारे एक बोर्ड बैठ जाए और वो बोर्ड बैठकर एक फतवा दे दे कि कुरान की ये रोशनी है, हमें उसामा को हैंड ओवर करना चाहिए, मैं उसको हैंड ओवर कर देता हूँ और मैं शूरा में पेश कर देता हूँ। अगर शूरा ने अप्रूव कर दिया तो हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। आगे अमरीकियों ने पता क्या जवाब दिया था? उसने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यस और नो, कर रहे हो कि नहीं। उनको पता था कि पठान नहीं, जान दे देनी है तो, लेकिन मेहमान नहीं देना। उसने कहा नहीं करे। उसने कहा फिर तुम इस नक्शे से मिटा दिए जाओगे। उस वक्त मुल्ला अमर ने सिर्फ एक बात की, उसने कहा मैं थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार था, परेशान था कि मुझे जंग करनी चाहिए, ये हैंड ओवर करना चाहिए या नहीं, तुम्हारे साथ मामला था। उसने कहा 3 रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुझे ख्वाब में आया। उन्होंने कहा तुमने जंग करनी है, जीत तुम्हारी होगी। उसने कहा गारंटी मिल गई है मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुमने जंग करनी है। उसने कहा तो तुम पूरी कायनात भी लेकर आ जाओ ना, मैं लिख के देता हूं, तुम यहां से जीत कर नहीं जाओगे, तुम्हारा कब्रिस्तान यहां से बनेगा। मुल्ला उमर मर गया था और मुल्ला उमर जिस घर में रहता था, सारी दुनिया को पता है, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मुल्ला उमर का वो घर था जहां पर अमेरिका की मिलिट्री बेस से 5 से 10 मिनट के फासले पर वो रहता था। वो उनकी नाक के नीचे था। 2 दफा रेड किया था वहां पर, और वो उस बट्टों वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था, लेकिन वहां पर उन्होंने पकड़ नहीं पाया उसको। वो तिलावत सुनता था, वो अपनी तबाही मौत मर गया। आज आप देख लें उसी मुल्ला उमर के घर के अंदर, आप अंदाजा कर सकते हैं, उन्होंने अब उसको प्रिजर्व कर दिया है, उसकी गाड़ी निकाली, सब कुछ किया। वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका ख्वाब पूरा अमरीकी वहां से क्या उनका कब्रिस्तान नहीं बना? भीख मांगते हुए गए, भीख मांगते हुए। आखिरी दिन ये सूरत हाल हो गई थी कि तालिबान के साथ उनकी कमिटमेंट हो गई थी। जब इन्होंने काबुल को फतह कर लिया था, तालिबान की सारी फोर्सेस पहुंच गई थी, तो फौरी तौर पर उस वक्त पाकिस्तान फोन आया था और उस वक्त इनको फोन आया था और हंगामी तौर पर उन्होंने कहा था कि आप यहां से अब कोई बंदा हमारा ना मारिएगा, हम जा रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने अपनी बदरी फोर्सेस को कहा था कि इनको नहीं मारना। ये सूरत हाल थी कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, जब आप ये सोचकर जाते हैं कि हम बहुत बड़ी बला है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, समंदर भी किसी का घर है, आप किसी के घर में जा रहे हैं, आप किसी का मुल्क तबाह करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो अपनी जानों पर नहीं खेलेंगे? अमेरिका के अंदर तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं। जाहिर सी बात है, अमेरिका ने कभी जंग 12,000 किलोमीटर बैठा दूर अमेरिका रेड सी में आगे लड़ाई करे, और इतनी ताकत है तो बाकियों को कहे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में यमन की जानिब से जब ऐलान हो गया, कोई भी छोटी ताकत हो, वियतनाम को मुस्लिम कंट्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका को चने चबा दिए थे। उन्होंने जंगलों में इनका जो हाल किया वो तारीख का हिस्सा है। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर कहानी का रुख ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि भाई इस सारे मामले पर ये ना हो, लेकिन वो इस्राइल पीछे बैठा हुआ है। अब तो ये लड़ाई होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना हम ना कोई और। लेकिन एक चीज है कि उन्होंने जो अपनी करिश दिखाई और उन्होंने कहा है कि ऐलान जंग हमने ऐसे नहीं करना ट्विटर के ऊपर, या हमने कोई अपनी वीडियो में नहीं आकर कहना,
हमने कौम को सड़कों पर लाना है, जुम्मे की नमाज पढ़नी है और फिर ऐलान जंग हो जाएगा और फिर उसके बाद हम शिप तबाह करने के लिए निकल पड़ेंगे। जो शिकार हाथ में आएगा आ जाएगा। फिलहाल हो सकता है बहुत सारे शिप उनके हाथ में ना आए, क्योंकि वो बहुत सारे कंटेनर्स ही जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। कंपनीज ने कह दिया हमने जाना ही नहीं है। तो जब जाना नहीं है तो फिर काम क्या होगा? सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बता रहे हैं ठुकाई हो जानी है इसराइल की, बड़ी अच्छी खासी हो जानी। इनको अंदाजा नहीं है क्योंकि जिस लड़ाई की तरफ ये जा रहे हैं उसमें बड़ी तबाही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।